हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर। आज की तारीख है 12 अगस्त। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसको देखें तो जुआंगा जनजाति क्या है, गुआट क्या होते हैं, कुसर्ग कहां पर है और ये क्यों इंपोर्टेंट है, वॉल सेना झील के बारे में समझेंगे, हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ स्थल अभी क्यों चर्चा में, इसको बारे में देख लेंगे और अन्य खबरों में हमारी 2 खबरें होंगी। तो आज हमारी टोटल यहाँ पर 7 खबरों की बात करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इस पर आप लोग वीडियो देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। तो आज हम यहाँ पर पहली खबर की तरफ चलते हैं। जुआंगा जनजाति, जुआंगा कह सकते हो या फिर इसको जुंगा भी कह सकते हो, ध्यान रखना है, जुआंगा या जुंगा भी कह सकते हो। और ये किस राज्य से संबंधित है इसके बारे में समझें तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है जुआंगा जनजाति, और ये पत्तों की स्कर्ट पहनते हैं। अब क्या है पूरा मामला उसको हम समझते हैं पूरे तरीके से। चर्चा में क्यों है तो उड़ीसा में क्योंझर जिले में जो एक दावा मंजूर दिया गया है कि जुआंगा को एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के रूप में वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास अधिकार देने के लिए बाधा को दूर कर दिया गया। मतलब कि जो उड़ीसा में 62 जनजातियां हैं, उन जनजातियों में से एक जनजाति है जुआंगा जनजाति, और इनको विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह का दर्जा दे दिया गया, जिसको जुंगा या जुआंग भी कहते हैं। भारत में उड़ीसा के क्योंझर जिले में एक स्वदेशी रूप से समुदाय है। उड़ीसा में पाए जाने वाले जो कुल 62 जनजातियों में से 13 को विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। अगर इनकी बात करें तो यह पत्तों की स्कर्ट से अपनी पारंपरिक पोशाक के कारण मूल रूप से पटुआ के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जुआंग स्थानीय बाजारों से कपड़े खरीदे गए पसंद कर रहे हैं और ये स्थानीय समुदाय के अगर संपर्क में आते, देखो क्या होता है, जब कोई भी जनजाति होती है वो अन्य सदस्यों के संपर्क में आती है तो उनके भी रहन सहन को समझती है, उनकी वेशभूषा को अपनाती है। तो इसी तरीके से जुआंग जनजाति वैसे तो ये एक पूरी तरीके से एक कह सकते हो स्वदेशी जनजाति है, और ये बिल्कुल विशेष रूप से आर्थिक कमजोर जनजाति है और ये अपनी पारंपरिक तरीकों को पहनते हैं करते हैं, लेकिन वर्तमान में और भी जनजातियों से मिलजुल रहे हैं तो स्थानीय बाजारों से कपड़े खरीदे गए बड़ा पसंद कर रहे हैं और उनको पहन रहे हैं। अगर इनकी भाषा, जो इनकी भाषा है वो जुआंग या मुंडारी भाषा है। कौन सी? जुआंग या मुंडारी इनकी भाषा है। अगर हम बात करें किस भाषा परिवार से है तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से इनका संबंध है, ध्यान रखना है। व्यवसाय इनका बात करें तो मूल रूप से ये खेती के अभ्यासी, उनमें से कुछ स्थायी कृषि की ओर भी बढ़ रहे हैं। वैसे तो ये मूल रूप से स्थानांतरित कृषि करते हैं, लेकिन अब ये स्थायी कृषि की ओर लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। कभी कभी शिकार भी करते हैं और पल्हारा के जुआंग कुशल टोकरी बनाने के लिए जाने जाते हैं। वे सजावटी कंघी, तंबाकू के डिब्बे में बने कुशल और अपनी आय बढ़ाने के लिए मुर्गी, सुअर, बकरी और गाय पालने का भी काम करते हैं। तो ध्यान रखना है, वैसे तो ये पारंपरिक रूप से स्थानीय खेती करते हैं, लेकिन ये स्थायी कृषि की ओर भी बढ़ रहे हैं, जैसे गेहूं को, चावल को, धान को उगाना, और ये शिकार भी करते हैं। लेकिन एक कुशल टोकरी बनाने के लिए भी बड़ा ही बहुत आकर्षक टोकरी को बनाते हैं। साथ में सजावटी कंघी और तंबाकू के डिब्बे बनाने में कुशल है और अपनी आय बढ़ाने के लिए एक तरीके से पालन कर रहे हैं, जैसे मुर्गी पालन, सुअर, बकरी, गाय पालन इत्यादि को काम भी कर रहे हैं। अगर हम इनकी राजनीतिक पॉलिटिकल परिषद की बात करें तो उन्होंने अपनी जो प्रभावी पारंपरिक राजनीतिक है परिषद को बना रखा है। अगर बात करें प्रधान राजनीतिक परिषद तो औपचारिक रूप से इसका मुखिया होता है और इनका पद वंशानुगत नहीं है, ध्यान रखना है, इसका पद जो है वंशानुगत नहीं है। ग्रामीणों के द्वारा किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को चुना जाता है, इसमें पद इसका वंशानुगत नहीं है। मान लो अगर एक परिवार से कोई सदस्य वरिष्ठ है और अगर मुखिया बनाए तो ऐसा नहीं है कि इसी परिवार से कोई सदस्य ही मुखिया बनेगा, ऐसा नहीं है, वंशानुगत नहीं है। ग्रामीणों के द्वारा जो सदस्य हैं वो चुनते हैं कि कौन यहाँ पर सबसे ज्यादा वरिष्ठ व्यक्ति है और उसको चुना जाता है, और पैतरेबाजी करने की यहाँ पर क्षमता भी रखता है। प्रधान से अपेक्षा ये भी की जाती है तो वह सभी धर्मनिरपेक्ष मामलों में अपना जो निर्णय है वो अंतिम देगा। अगर इसकी हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा में जो जुआंग की आबादी है वो 47,095 है, ध्यान रखना है। उड़ीसा में जुआंग की आबादी 47,095 इसकी अभी तक आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी जो इंपोर्टेंट मैंने बोला था आपसे, गाउट। अभी गाउट क्या है आप देख सकते हो, ये अंगूठे, पैर के अंगूठे के पास में ये निकला हुआ है, एक तरह से
हड्डी नुमा बाहर से कुछ निकला है, इसको गाउट कह रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा ऐप को आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको बताना भूल गया हूं कि हमारी यूपी की करंट अफेयर्स, बेसिकली यूपी की स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स आ रही है, आप लोग उसको देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लगातार लगा रहा हूँ। और यूपी की जीके टॉपिक वाइज कैसी है, टॉपिक वाइज मैं ला रहा हूं, तो वो भी आप लोग देखिएगा। एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक है। तो यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी पुलिस के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। इस पे लगातार वीडियो आ रही है, चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं गाउट। अभी गाउट क्या है, तो लखनऊ में स्थित एक CSIR NBRI ने गाउट की समस्या के समाधान के लिए NBRI गाउट आउट नामक एक हर्बल उत्पाद विकसित किया हुआ है, जो 5 औषधि पौधों का जिसमें मिश्रण है, और जिसका नाम क्या रखा गया है, गाउट आउट। और ये 5 औषधीय पौधों से निर्मित है। और किसने निकाला है, तो लखनऊ में CSIR NBRI के द्वारा निकाला गया। गाउट के बारे में समझे तो एक गठिया का आम और जटिल रूप है। जैसे कि आप समझ रहे हो, गांठ पे निकलता है, ये पैर की गांठ होती है वहां पे निकलता है, तो उसी को गठिया कहते हैं। गठिया का आम जटिल रूप है, किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इसका कारण क्या है, तो रक्त सीरम में यूरिक अम्ल के बढ़ने के कारण ये जो गठिया रोग है वो फैल जाता है। पुरुषों को अधिक प्रभावित करता है महिलाओं की अपेक्षा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि महिलाओं में यूरिक अम्ल का जो स्तर होता है वो कम होता है। तो ध्यान रखना है किसके कारण होता है, तो वो यूरिक अम्ल के कारण खासतौर पर फैलता है। और ये मेल में अधिक फैलता है और फीमेल में कम फैलता है। तो किसमें, मेल में, पुरुषों में ज्यादा फैलता है, क्योंकि पुरुषों में यूरिक अम्ल ज्यादा पाया जाता है। कुछ पदार्थ शरीर में यूरिक अम्ल के स्तर को बढ़ा सकती हैं, जिसे हम गाउट कह सकते हैं, जिसमें शामिल है मोटापा। कुछ दवाएं हैं, पानी की गोलियां या फिर मूत्रवर्धक खाद्य पदार्थ या पेय, जिनमें प्यूरिन एक रासायनिक यौगिक होता है और शरीर पर यूरिक अम्ल में बदल देता है। जब अधिक हो जाता है तब ये गठिया रोग को पैदा कर देता है। जैसे कि शराब में पाया जाता है, मीठा पेय पदार्थ में यूरिक अम्ल अधिक पाया जाता है। तो इसलिए मोटापे में जो कुछ होती हैं दवाएं, वो भी यूरिक अम्ल के लिए शामिल की जाती हैं। इससे लक्षण क्या है, तो जोड़ों में तेज दर्द होता है, सामान्यतः बड़े पैर के अंगूठे को यह प्रभावित करता है, लेकिन यह किसी भी ज्वाइंट में हो सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ अंगूठे को प्रभावित ही करेगा, किसी भी ज्वाइंट में हो सकता है। जैसे हमारी टहनी में हो सकता है, घुटने में हो सकता है, कहीं भी हो जहां पर ज्वाइंट होते हैं उसको वहां पर प्रभावित कर सकता है। अन्य सामान्य रूप से प्रभावित जोड़ों जैसे टखने, घुटने, कोहनी, कलाई और उंगलियों में यह होता है। सूजन और लालिमा की बात करें तो जोड़ सूज जाते हैं और कोमल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और लाल दिखने लगते हैं। तो ये सारी चीजें इसके क्या है, लक्षण। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सूज गया है, लाल पड़ गया है, सूजन आ गई है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो। उपचार क्या है, तो शरीर में बनने वाले जो यूरिक अम्ल है उसकी मात्रा को एल्लोप्यूरिनॉल, एल्प्रोपियम, लोपिरिन और जाइलोप्रिम, हेपकेस्टोस्टेट, यूलोरिक जैसी दवाएं इसको सीमित करने में मदद करते हैं। तो ये जो दवाएं हैं, जैसे कि हेपकेस्टोस्टेट जो यूलोरिक दवा है, यूरिक अम्ल की मात्रा को कम करने में ये मदद करती है, ध्यान रखें। तो इसका एक ही उपचार है, कुछ दवाएं होती हैं, आप डॉक्टर से सलाह लेकर उसमें उपचार कर सकते हो। आज की हम बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे कुसर्क। बात करें कुसर्क कहाँ है, तो कुसर्क कहाँ पर है, तो रूसी सीमा क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ के बाद कुसर्क में आपातकाल की स्थिति को घोषित कर दिया गया है। अगर हम बात करें रूस, तो रूस ये है और रूस ये है और यूक्रेन ये है। और कुसर्क की बात करें तो कुसर्क यहाँ पर है। तो कुसर्क कहाँ पर है, तो कुसर्क की स्थिति अगर आप लोग देखोगे, कुसर्क की स्थिति देखोगे तो काला सागर में आपको, ब्लैक सी में आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर रूसी सीमा क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ हुई और कुसर्क में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कुसर्क क्षेत्र के बारे में समझें तो कुसर्क रूस के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित एक ओब्लास्ट क्षेत्र का एक शहर है और यह प्रशासनिक केंद्र भी है। यह रूस के यूरोपीय भाग के केंद्र में स्थित है। इसकी मॉस्को से लगभग 280 मील मतलब कि 450 किलोमीटर दक्षिण में ऊपरी सीव नदी के किनारे यह स्थित है। मैप रख के बैठो, मैप में पॉइंट कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण ब्लैक अर्थ क्षेत्र के रूप में जाने जाता है और यहाँ की जलवायु है वो मध्यम महाद्वीपीय प्रकार की है। कुसर्क के इतिहास के बारे में बात करें तो कुसर्क रूस के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका उल्लेख पहली बार 1032 की दस्तावेजों में भी मिलता है। 1240 में टाटर्स के द्वारा पूरी तरह से इसको नष्ट कर दिया गया और 1586 में फिर से नहीं बनाया गया। जब यह तातर
हमले से आगे बढ़ते रूसी उपनिवेश की रक्षा के लिए एक सैन्य चौकी बन गया था ये। तो क्या हुआ था, 1586 तक फिर से नहीं बनाया गया, तो एक तातर का हमला हुआ, उस रूसी उपनिवेश के लिए ये सैन्य चौकी के रूप में बन गया। हालांकि 18वीं सदी की शुरुआत में जब रूसी सीमा दक्षिण की ओर बढ़ गई तो शहर को बहुत महत्व कम हो गया था, ध्यान रखना है। तो कुर्स्क का जो इतिहास है वो रूस से बहुत ज्यादा लगता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कुर्स्क के आसपास भीषण लड़ाई हुई और शहर को बहुत नुकसान भी पहुंचा था। जुलाई अगस्त 1943 में कुर्स्क की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी टैंक की लड़ाई के रूप में जानी जाती है, जहां पर जर्मनों की हार के साथ यह समाप्त हुई थी। तो जर्मनी यही क्षेत्र में हारे थे, ध्यान रखना है आपको। और 1943 में सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ था, कुर्स्क की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ के उद्योग की बात करें तो कुर्स्क के उद्योग मशीन निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सिंथेटिक फाइबर के निर्माण के लिए शामिल है। 1979 में एक बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन केंद्र के रूप में उभरा हुआ है। तो कैसा, परमाणु ऊर्जा स्टेशन के नाम में 1979 से उभरा हुआ है। हम नेक्स्ट बात करेंगे बॉलसेना झील। अब ये बॉलसेना झील कहां पर क्या है और कहां पर है, जहां पर ये जो आप दीवार देख रहे हो, यहाँ पर कुछ चट्टानें देखने को मिली हैं, समझते हैं। तो इटली के बॉलसेना झील में लोहे युग की प्राचीन मिट्टी की मूर्ति मिली हुई है। तो ये लोहेसेना झील कहां पर है, तो यह इटली में है। कहां पर, इटली में है, मतलब कि इटली बोले तो यूरोप में है। और यूरोप में भी वहां पर क्या मिली है, एक प्राचीन लोहे युग की मिट्टी की मूर्ति मिली हुई है। तो झील के बारे में समझे तो यह इटली के लॉजियो क्षेत्र में बेटेर्बो प्रांत के उत्तरी भाग में एक ज्वालामुखी निर्मित झील है। यूरोप की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 113.5 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि 13.5 किलोमीटर 8.4 मील लंबी है, 12 किलोमीटर यह व्यास की है। और कहां पर है, इटली में है ये। इसका निर्माण 3,70,000 साल पहले वुल्सिनी ज्वालामुखी के एक कोल्डेरा के ढहने के बाद हुआ था। मतलब कि 104 ईसा पूर्व तक यह सक्रिय रहा था। यह एक अजीबोगरीब घटना के लिए जानी जाती है, क्योंकि स्थानीय रूप से इसे सैसा के रूप में जाना जाता है। किसके, सैसा के रूप में, जो कि झील में ज्वार भाटे जैसी हलचलें भी पैदा करता है। ध्यान रखना, एक ज्वालामुखी था और ज्वालामुखी कोल्डेरा के ढहने के बाद ये झील का निर्माण बन चुका है। झील के दक्षिणी भाग में 2 द्वीप भी हैं, मार्टाना द्वीप और वेस्टेनिना, जो कि पानी के नीचे विस्फोट से बने हुए हैं। झील के किनारों की विशेषता लगभग अछूती प्रकृति की है, क्योंकि जिसमें जंगल, ईख की कारियां, शांत खाड़ियां हैं और साथ ही साथ यहाँ पर खेत, जैतून के बाग और अंगूर के बाग भी देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ के सीमावर्ती शहरों की बात करें तो कैपोडीमोंटे और बॉलसेना यहाँ के प्रमुख सीमावर्ती शहर भी है। ज्वालामुखी झील क्या होती है, तो ज्वालामुखी झील पानी के एक ऐसा पिंड है जो कि ज्वालामुखी क्रेटर, कॉल्डेरा और ज्वालामुखी अवसाद के भीतर बनता है। ये झीलें ज्वालामुखी विस्फोट के बाद विकसित हो सकती हैं और पीछे छोड़ा गया क्रेटर और कैल्डेरा पानी से भर जाता है। तो वर्षा, भूजल और पिघलती बर्फ के साथ ये निर्मित हो जाते हैं। उसी को हम ज्वालामुखी झील कहते हैं। नेक्स्ट और इंपोर्टेंट बात करते हैं राखी गढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्विक स्थल जो राखी गढ़ी है, यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिली हुई हैं। अब इसके बारे में समझेंगे थोड़ा डिटेल से, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है। क्या है, तो हाल ही में एनसीईआरटी ने इतिहास की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में राखी गढ़ी के पुरातत्विक स्थल से प्राप्त नए अवशेषों की जानकारी को शामिल किया हुआ है। तो एनसीईआरटी में शामिल किया गया है जो राखी गढ़ी से पुरातत्विक स्थल को खोजे गए हैं। राखी गढ़ी के बारे में तो एक हड़प्पा कालीन पुरातत्विक स्थल है और हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर और हकरा नदी के मैदान में स्थित है। कहां पर है, राखी गढ़ी भारत में है और भारत के किस राज्य में है, हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में कहां पर है, हिसार जिले में। हिसार जिले की वो भी घग्गर और हकरा नदी के मैदान में। राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल है। ध्यान रखना है, भारतीय हड़प्पा का सबसे बड़ा यह स्थल है। इसका काल निर्धारण 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरातत्ववेत्ताओं ने हरियाणा स्थित राखी गढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में की हुई थी। 1997 और 1999 ईस्वी के दौरान अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन हुआ, तब इसको और सही रूप से देखने को मिला था। यहाँ के अगर अवशेषों की बात करें, यहाँ पर अवशेष देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले बस्ती देखें तो पारंपरिक हड़प्पा चरण की बस्ती का स्वरूप मिला हुआ है। नियोजित एक तरीके से नियम के अनुसार नगर बना हुआ है। उचित जल निकासी की व्यवस्था है। मिट्टी के ईंट के साथ साथ पकी हुई ईंट के घर के प्रमाण भी मिलते हैं। पूरी हड़प्पा सभ्यता में आप अगर देखोगे तो जो नगर है एक तरीके से उनका एक सही बनाकर, मतलब कि एक नियोजित नगर व्यवस्था बनाई गई है।
यहाँ पर जो जल निकासी है वो दुनिया की सबसे अच्छी जल निकासी मानी जाती है। यहाँ की मोहरें और मृदभांड की बात करें तो बेलनाकार यहाँ पर मोहरें मिली हुई हैं। एक तरफ 5 हड़प्पा कालीन चिन्ह और दूसरी तरफ मगरमच्छ का प्रतीक भी देखने को यहाँ पर मिलता है। यहाँ से जो प्राप्त लाल मृदभांड के जो अवशेष हैं वो विकसित चीनी मिट्टी के उद्योग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टैंड पर रखे जाने वाले बर्तन, फूलदान, जार, कटोरा, बीकर, छिद्र जार, प्याला और हांडी जैसे इसमें यहाँ पर देखने को मृदभांड भी मिलते हैं। अनुष्ठान और अंत्येष्टि की बात करें, जैसे कि आपने चित्र में देखा है, तो मिट्टी के ईंटों से बने पशु बलि गड्ढे और मिट्टी के फर्श पर त्रिकोणीय गोलाकार अग्नि वेदिकाएं भी यहाँ पर मिली हुई हैं। हड़प्पा वासियों की अनुष्ठान प्रणाली का जो एक प्रतीक था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जो एक शव है, इस शव को दफनाया गया था जब, तो यहाँ पर कुछ सामान भी उसके साथ में रखे गए थे जो उसको प्रयोग में होने वाले थे। तो यहाँ पर फोटो के माध्यम से मैंने आपको दिखाया भी है। अच्छा, अब बात करते हैं जो अनुष्ठान के बाद कुछ नए अवशेष जो यहाँ पर जोड़ने की बात की जाएगी। तो नमस्कार मुद्रा में पद्मासन अवस्था में योगी की मृण मूर्ति मिली हुई है। ध्यान रखें, नमस्कार मुद्रा में पद्मासन अवस्था में योगी की मृण मूर्ति मिली है। 2 महिलाओं के कंकाल मिले हैं जिनके हाथ में खोल की चूड़ियां हैं। तांबे के दर्पण, पत्थरों के मनके और मालाएं मिली हुई हैं जिनके कंकालों के सिर उत्तर दिशा की ओर पाए गए हैं। सोने के आभूषण तराशने की फैक्ट्री भी मिली हुई है। कालखंड की बात करें तो 5000 वर्ष पुराना है। सोने के आभूषण प्रचुर मात्रा में नहीं मिले हैं, किंतु हड़प्पा कालीन सोने की पट्टिका भी प्राप्त हुई है। तो सोने के आभूषण अत्यधिक मात्रा में तो नहीं है, परंतु एक पट्टिका जरूर मिली हुई है। तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकती हैं। विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या है, तो यह प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है शेरों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। विश्व शेर दिवस पहली बार का आयोजन 2013 में किया गया था। कब किया गया था? सबसे पहली बार 2013 में, शेरों के बारे में जागरूकता फैलाना। विश्व शेर दिवस की 2 प्रजातियां पाई जाती है, अफ्रीकी शेर और एक एशियाई शेर। तो एक कौन सी है? अफ्रीकी शेर है, और एक कौन सा है? एशियाई शेर है। भारत में एशियाई शेर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। एशियाई शेरों की संरक्षण की स्थिति की बात करें तो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ जो IUCN की रेड डाटा बुक होती है उसमें यह संकटग्रस्त सूची में रखे गए हैं। वन जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन सिटीज में बात की जाए तो परसिस्ट फर्स्ट में रखे गए हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 उसकी बात किया है तो अनुसूची 1 में इनको रखा गया है। तो संरक्षण एग्जाम में आता है, खासतौर से IUCN की रेड डाटा लिस्ट, तो संकटग्रस्त में रखे गए हैं। ठीक है। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भारतीय सेना लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन कर रही है। कहां पर कर रही है? लद्दाख में कर रही है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया कि भारत में 29वां राज्य का गठन होने जा रहा है। आपको मैंने एक वीडियो बनाया था और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप एक बार जाके देख लेना कि हेडलाइन न्यूज के माध्यम से कौन सा मैंने बताया था, है ना। अभ्यास 20 दिनों तक चलेगा पर्वत प्रहार का, और मुख्य रूप से ऊंचाई वाले युद्ध अभियानों पर यह ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत चीन सीमा के करीब पूर्वी लद्दाख में किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत चीन सीमा के पास पहाड़ी इलाकों में सेना की तैयारी और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए केंद्रित है। सैन्य बलों की तत्परता और प्रभावशीलता में लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ विभिन्न शाखाएं भी हैं, जैसे कि उत्तरी कमान की पैदल सेना, उत्तरी कमान की माउंटेन स्ट्राइक कोर, बख्तरबंद, तोपखाना और सहायक इकाइयां। तो यहाँ पर कुछ जो 5 इकाइयां हैं वो भी इसकी प्रहर कौन सी है? पर्वत प्रहार का अभ्यास का आयोजन में विभिन्न शाखाएं शामिल की गई हैं। तो आज यहाँ पर मैंने मेन टॉपिक पर बात की। उम्मीद आपको पसंद आएगी। चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। एक बार चैनल पर जाकर चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे आप लोगों की यूपी की करंट अफेयर्स, यूपी की जीके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बना रहा हूं, तो ध्यान से आप लोग एक बार जाके देख लेना। आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।